नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑफिसर पाथ एकेडमी। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ठीक है, यानी मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। तो टॉपिक है बिहार में मध्यकालीन, ठीक है, इतिहास के स्रोत क्या क्या मिले हैं। तो बिहार में अगर मध्यकालीन इतिहास के स्रोत स्रोत देखा जाए तो बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लखीसराय, बेगूसराय के बगल में है। ठीक है। तो लखीसराय जिले में एक जयनगर है। वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि लखीसराय एरिया में अलाउद्दीन खिलजी का कैप्चर था। ठीक है। अब आते हैं दरभंगा के जामा मस्जिद जो है। दरभंगा के जामा मस्जिद के दीवार पे पाया गया है कि 1326 ईस्वी में अरबी शिलालेख में उल्लेख है कि दरभंगा, ठीक है, इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ एक टकसाल शहर भी बन गया। अगर आपसे पूछेगा तिरहुत वर्ड वर्ड कहाँ से आया, तो यहीं से आया। ठीक है। इकलिस इकलिम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत। ठीक है। तो एक किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है। दीवारों के ऊपर कुछ एविडेंस मिला है। अतः अकबर ने पटना तथा राजमहल आदि क्षेत्रों में टकसालों का निर्माण कराया था, जहां पे 1380 के बाद सिक्के ढाले गए थे। टकसाल वाला एरिया ऐसा जहाँ सिक्के होके ढालते हैं। ठीक है। मोहम्मद इब्न यूसुफ ने बिहार में मुस्लिम शासन का वर्णन किया है। एक पर्सन था, राइटर थे, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न यूसुफ। ठीक है। उन्होंने बिहार में मुस्लिम शासन का वर्णन किया है। ठीक है। अब बताया जाता है कि पाल वंश के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य कुछ बनते हैं। ठीक है। जैसे बलाल सेन हो गए, बलाल सेन का, ठीक है, सोनखर अभिलेख से पता लगता है। गढ़वालों के मनेर अभिलेख से पता लगता है। और कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के प्रताप मल्ला शिलालेख से पता लगता है। यानी 3 एविडेंस से पता लगता है कि पाल के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों की जानकारी मिलता है जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, समझ गए। अब आता है कुछ साहित्यिक सोर्स मिलता है। लिटरेसी में क्या होता है? मिनहाज उल सिराज की एक पुस्तक है, तबकात ए नासिरी, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। ठीक है। उसमें पता लगता है बिहार के बारे में। फिर आता है कि बाबर की एक पुस्तक है तुजु के बाबरी, उसमें पता लगता है कि बाबर बिहार में भी उसका एरिया था। ठीक है। अब्दुल फजल के अकबरनामा, उसमें भी पता लगता है। अब्बास शेरवानी की पुस्तक तारीख ए शेरशाही, शेरशाही की जीवनी के बारे में, शेरशाह के, उससे पता लगता है। विद्यापति, ठीक है, विद्यापति की पुस्तक कीर्ति पताका, मिथिला क्षेत्र की जानकारी मिलता है। कीर्ति पताका इस टाइप का कीर्ति वीर्ति से रिलेटेड आएगा तो विद्यापति मार लेना। ठीक है। विद्यापति की एक और है कीर्ति लता, उससे भी पता लगता है। ठीक है। यानी ये जो एविडेंस है बुक से भी कुछ पता लग रहा है और कुछ एरिया से पता लग रहा है। इसका मतलब है कि इस एरिया में, बिहार वाला एरिया में क्या था? शासन था आपके कुछ मुस्लिमों का। ठीक है। अब आते हैं कि पाल वंश के बारे में बताते हैं कि पाल वंश के संस्थापक होते हैं गोपाल। ठीक है। गोपाल राजा नहीं बनते बल्कि डायरेक्ट उनको जनता चुनती है। ठीक है। यानी गोपाल जो थे उनको, वो किसी को हरा करके नहीं बनते बल्कि वहाँ के जो जनता थी, ठीक है, उन लोगों ने चुना इनको। ये क्या थे? बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आते हैं, गोपाल के बाद आते हैं, उनका नाम है धर्मपाल। गोपाल के बाद कौन आता है? धर्मपाल। इनका जो देख लेना पीरियड क्या है, 570 से लेकर के 810, यानी लगभग 40 वर्ष तक। लेकिन गोपाल 750 से लेकर के 770, ये क्या है? 770 से लेकर के 810। ठीक है। और 810 तक, और वो है 750 से लेकर के 70 तक। ठीक है। अब आते हैं, इनको ये उपाधि क्या लिए थे? उत्तरापद की स्वामी, उत्तरापद स्वामी को उपाधि लिए थे कौन? धर्मपाल ने। इसी के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, पुलकेतिन सेकेंड वाला, फिर पल्लव वाला, इस टाइप के परमार, ये सबका संघर्ष होता है। ठीक है, चालुक्य से। अब आते हैं कि ये बताया जाता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था ये भी। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर तथा एक और विश्वविद्यालय है जो सोनपुरी, सोनपुरी बोला जाता है, सोनपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, वो बांग्लादेश में भी पड़ता है, उसकी स्थापना किया था। बांग्लादेश के नावगांव जिले में पड़ता है, यानी पहाड़पुर गांव में भी पड़ता है। जिला नावगांव है, पहाड़पुर बांग्लादेश का, वहाँ पड़ता है। तूस महाविद्यालय का क्या नाम है? तूस महाविद्यालय का नाम है सोनपुरी महाविद्यालय। और जो बिहार के विक्रमशिला वाला एरिया में है, ठीक है, नालंदा सब में एरिया में है, तो ये सब कहाँ पड़ता है? भागलपुर वाला एरिया। ठीक है।
समझ गए? तो ये कौन सा? विक्रमशिला भागलपुर और सोनपुर आपका महाविहार बांग्लादेश में। तो इन्होंने किसने कराया था? तो धर्मपाल ने। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, उनके बाद आते हैं धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल। तो देवपाल अपने राजधानी को चेंज करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कौन से पाल शासक था जिन्होंने राजधानी चेंज किया था? तो उनका नाम था, क्या था? देवपाल। ठीक है, इसने भी त्रिपक्षीय आपके जो युद्ध हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि धर्मपाल के मरने के बाद यही पार्टिसिपेट किए थे। इन्हीं के काल में एक यात्री आता है, विदेशी यात्री, जिसका नाम था सुलेमान, ने देवपाल के बारे में जानकारी देता है। देवपाल के समय इंडोनेशिया के जावा के एक राजा हुआ करते, शैलेंद्र वंशीय। ठीक है, उनका नाम था बाल पुत्रदेव। बाल पुत्रदेव ने नालंदा बिहार में 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, नालंदा बिहार में 5 गांव दान में दिया था। एक्चुअली ये क्या है कि कहाँ के राजा थे? तो इंडोनेशिया के जावा के शैलेंद्र वंश के राजा थे और नालंदा बिहार में 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, समझ गए? यानी ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी मानने वाले थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, अब आते हैं कि देवपाल बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। यानी ये बताया जाता है कि इसको अशोक द्वितीय की उपाधि दी जाती है। ठीक है, यानी जो देवपाल है वो अशोक के बाद जो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किया, तो था देवपाल। ठीक है, इसीलिए इसका उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? अशोक द्वितीय। ठीक है, देवपाल के बाद क्या आते हैं? प्रतिहारों का आक्रमण उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे पाल वंश का पतन होता है। अधिकांश भागों में क्या होता है? पतन होने लगता है। समझ गए? ये बताता है कि देवपाल के टाइम में ही आपके प्रतिहारों का आक्रमण होता है उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में, जिससे क्या होता है कि सॉरी, ठीक है, पाल वंश का पतन होने लगता है। ठीक है, कनिष्क द्वितीय, यानी कनिष्क द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, और हर्ष को समुद्र प्लस अशोक कहा जाता है। यानी कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है और हर्षवर्धन को समुद्र प्लस अशोक दोनों मिलाकर के, समुद्रगुप्त प्लस अशोक दोनों मिलाकर के हर्षवर्धन को कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक? यानी कनिष्क को भी कहा गया और यहाँ पे देखना देवपाल को भी कहा गया अशोक द्वितीय। समझ गए? अब आते हैं कि महिपाल होते हैं, इसे द्वितीय संस्थापक पाल वंश का कहा जाता है। ठीक है, महिपाल को। और महिपाल क्या है कि फिर से पाल वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के काल में क्या होता है? चोलों का आक्रमण होता है। चोल कहाँ थे? उधर तमिलनाडु सब एरिया में थे। ठीक है, अब आते हैं, उनके बाद आता है रामपाल। रामपाल क्या थे? इन्हें पाल वंश का अंतिम शासक कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं रामपाल द्वितीय को इस वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं कहा जाता है रामपाल द्वितीय को अंतिम अंतिम शासक। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार में तुर्की आक्रमण। बिहार में क्या होता है? तुर्की आक्रमण। तो बख्तियार खिलजी नाम के एक पर्सन था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार जो खिलजी था बिहार में तुर्क का स्थापना करता है, तुर्क शासन का। ठीक है, मोहम्मद गौरी और ऐबक का सैन्य कमांडर हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ओदंतपुरी पर आक्रमण करता है और ओदंतपुरी पर आक्रमण करने से पहले मनेर में मोमिन आरिफ से मिलता है। मोमिन आरिफ वहाँ के एक राजा थे, उनसे मिलता है और वो क्या करता है कि आक्रमण की रणनीति बनाता है। ठीक है, ओदंतपुरी पे आक्रमण करने के लिए आक्रमण की नीति बनाता है। समझ गए? ओदंतपुरी वही था जो गोपाल ने स्थापना किया था महाविद्यालय का। ठीक है, अब आते हैं कि लगभग 1197-98 में ओदंतपुरी पे तुर्क का आक्रमण होता है। ठीक है, और आक्रमण करके फिर अपने उस एरिया में सत्ता का स्थापित कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और राजा आते हैं। उसके बाद क्या होता है? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है और उसके पुस्तकालय में आग लगा देता है, लाइब्रेरी में आग लगा देता है। ये सभी जानकारी कहाँ से मिलता है? ये जानकारी मिलता है मिनहाज सिराज के बुक है तबकात नासिरी, उससे मिलता है। समझ गए? तबकात नासिरी से ये सब एविडेंस मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा ऐसा किया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के एक शासक हुआ करता था उस टाइम, सेन वंश का, जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, को हराता है और असम पर आक्रमण करता है। इस समय बंगाल की राजधानी जो थी लखनऊ थी। समझ गए? इस समय बंगाल की कहाँ राजधानी थी? लखनऊ थी, कलकत्ता नहीं था, लखनऊ था। समझ गए? अब आते हैं कि 1206 में बंगाल के देवकोट में अली मर्दान द्वारा खिलजी की हत्या कर दी जाती है। वो खिलजी नहीं, ये दूसरा खिलजी था। ठीक है, खिलजी की हत्या कर दी जाती है। कब? 1206 ईस्वी में बंगाल के देवकोट में अली मर्दान के द्वारा। ठीक है, खिलजी की हत्या कर दी जाती है। समझ गए?
कौन सा खिलजी? बख्तियार खिलजी का, समझ गए? वो अलाउद्दीन खिलजी मत समझ लेना, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? अली मर्दान ने। ठीक है, अब आता है बख्तियार खिलजी को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया जाता है। ठीक है, बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया जाता है, समझ गए? बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी की प्रशासनिक जानकारी तबकात नासरी और रियाद उल सलातीन से मिलता है। रियाद उल सलातीन से और तबकात नासरी से क्या मिलता है? इसकी प्रशासनिक की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत और बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो गुलाम वंश क्या था पहले देखते हैं। बख्तियार खिलजी को मरने के बाद अली मर्दान स्वतंत्र शासक बन जाता है, क्योंकि मार दिया था तो वहां का शासक देवकोट का शासक बन जाता है। ठीक है, अली मर्दान। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अली मर्दान जब वहां का शासक, तो अली मर्दान के बाद हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने खुद को लखनौती का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और तिरहुत क्षेत्र पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, यानी टैक्स भी लेने लगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है अली मर्दान ने, और अली मर्दान जब हत्या कर देता है तो उस एरिया का खुद का शासक घोषित कर लेता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, अली मर्दान के बाद एक और उसका आता है बेटा, उसका नाम था हसनमुद्दीन इवाज खिलजी। खुद को क्या करता है? उस एरिया को उसके बाद स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, और तिरहुत वाला एरिया था उससे वो टैक्स लेने लगता है। समझ गए यहाँ तक? अब क्या होता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है, जिसने बिहार पर सैन्य अभियान किया था 1225 में, समझ गए? और इस आक्रमण के बाद हसमुद्दीन इवाज ने आत्मसमर्पण किया। यानी जब आपके इल्तुतमिश ने जब अटैक करता है बिहार पे, तो जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था राजा हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने, इसके आगे क्या करता है? सरेंडर कर देता है। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश ने क्या करता है? अलाउद्दीन जानी को वहां का प्रमुख बना देता है। यानी इल्तुतमिश ने क्या किया? जो वो सरेंडर कर लेता है, कौन सरेंडर करता है भाई? हसमुद्दीन इवाज खिलजी जब सरेंडर कर लेता है तो उस एरिया को क्या करता है? हड़प लेता है इल्तुतमिश, और वहां के गवर्नर के रूप में एक अलाउद्दीन जानी को प्रमुख बना देता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बेटे होते हैं जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है, इवाज पर हमला कर इसे मार देता है। यानी फिर क्या करता है कि आत्मसमर्पण तक कर लिया था हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने, लेकिन उस एरिया को क्या करता है? इल्तुतमिश उस एरिया के कैप्चर कर लेता है और उसके बाद गवर्नर बना देता है अलाउद्दीन जानी को। लेकिन इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद ने हमला करके क्या किया? आपके हसमुद्दीन इवाज खिलजी की हत्या कर देता है, यानी कहानी ही खत्म कर दिया। जाओ, ठीक है। अब क्या होता है? इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का सूबेदार बना देता है। क्वेश्चन पूछेगा, पहला दिल्ली सल्तनत का पर्सन जो बिहार का सूबेदार बनता है उसका नाम था, क्या था? उसका नाम था सैफुद्दीन ऐबक। समझ गए? सैफुद्दीन ऐबक के बाद बिहार का सूबेदार जो बनता है उसका नाम है तुगरल, यानी तुगान खां। तुगरल तुगान खां बनता है। ठीक है, रजिया और बहराम शाह के समय बिहार का गवर्नर यही था, तुगरिल तुगान खान। ठीक है, समझ गए? यानी सैफुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है वहां के गवर्नर? तो तुगरल तुगान खान, और यही आपके रजिया बहराम शाह के काल में भी था। समझ गए? रजिया और बहराम शाह के काल में भी यही आपका गवर्नर हुआ करता था। कहाँ का? बिहार का। समझ गए? उसके बाद क्या होता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद के समय बिहार का गवर्नर बनता है जिसका नाम है महमूद जानी। ठीक है, महमूद जानी बिहार का गवर्नर बनता है। किसके समय? तो नसरुद्दीन मोहम्मद के समय। यहाँ तक समझ गए? नसरुद्दीन मोहम्मद के समय कौन बनता है? आपके गवर्नर महमूद जानी। ठीक है, अलाउद्दीन जानी अलग है। अलाउद्दीन जानी जो था इल्तुतमिश ने बनाया था, बट नसरुद्दीन उसका बेटा था इल्तुतमिश का, इसने अपने समय में गवर्नर बना देता मोहम्मद जानी को। तुगरिल खां, मैंने बताया तुगरिल खां जो आपके गवर्नर हुआ करता था रजिया और बहराम खां के समय से ही। तो तुगरिल खां ने बलबन के समय क्या करता है? बंगाल में क्या करता है? विद्रोह कर देता है। और इस समय बिहार का गवर्नर हुआ करता था तातर खां, यानी अमीन खां। ठीक है, ये जो तुगरिल था वो बंगाल का गवर्नर बन गया था, बंगाल का। समझ गया ना? अब बंगाल का जो गवर्नर बन गया था तो क्या होता है कि ये जब ये लोग का रजिया ये सब का खत्म होता है सत्ता, तो जब ये बनता है आपकी 1266 में आपकी बलबन जब राजा बनता है
तो उसके बाद 1279 में, ठीक है, 80 के करीब क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है बंगाल में, ठीक है। और उस समय पूछेगा बिहार का गवर्नर कौन था, तो अमीन खान था, जिसका नाम बोलते हैं तातर खान। अब आते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक था जिनका नाम था गयासुद्दीन शाह तुगलक। बिहार के संदर्भ में इस वंश की जानकारी याहिया मनेरी के पुस्तक, ठीक है, बख्तूबात से मिलता है बिहार की जानकारी, ठीक है। याहिया मनेर की पुस्तक है बख्तूबात की, उससे मिलता है बिहार की जानकारी कि भाई तुगलक डायनेस्टी का भी बिहार में कब्जा था, ठीक है। अब आते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1324 में बंगाल के अभियान से वापस आते समय तिरहुत के क्षेत्र, ठीक है, कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह के साथ युद्ध किया। और इसमें क्या होता है कि हरि सिंह बुरी तरह हार जाते हैं, ठीक है, और नेपाल चले जाते हैं, यानी भाग जाते हैं अपने जान बचा के नेपाल। इस प्रकार कर्नाट वंश के बाद, ठीक है, ओइनवार वंश की स्थापना करता है। ये वीवीआई है। कर्नाट वंश के बाद कौन वंश बनता है, तो ओइनवार वंश। ओइनवार वंश किसने स्थापित किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ पे स्थापित किया, तो तिरहुत वाला एरिया में, समझ गए, भागलपुर से भी, भागलपुर करे दरभंगा सब एरिया में, ठीक है। और तिरहुत क्षेत्र में गयासुद्दीन तुगलक के समय सिक्के भी प्राप्त हुए, यानी उस समय का सिक्का भी मिला है, समझ गए, तिरहुत वाला क्षेत्र में, समझ गए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि लगभग 1326 की बात है कि 1326-27 में अरबी शिलालेख में उल्लेख है कि दरभंगा एक किस्लिम तुगलक उर्फ तिरहुत की उपाधि के साथ टकसाल शहर भी बन गया था। और शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, समझ गए। इसका मतलब ये होता है कि इस एरिया में गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण करा था। टकसाल शहर बोलते हैं सिक्का छापने वाला, ठीक है, बनाने वाला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दरभंगा का नाम परिवर्तन करके तुगलकपुर रखा था। वीवीआई है बीएम मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने सबसे पहले दरभंगा का नाम क्या किया था, तुगलकपुर रखा था, समझ गए, तुगलकपुर। अब आते एक राजा आते हैं फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ में मिला है। और उस समय बिहार की राजधानी हुआ करती थी बिहार शरीफ, ठीक है। पटना और गया से भी इस काल के कुछ सिक्के मिले हैं। मलिक इब्राहिम खां का मकबरा बिहार के बिहार शरीफ के पीर पहाड़ी पे है, ठीक है, उससे भी कुछ एविडेंस मिले हैं। हजरत महमूद शाह फिरदौसी की पुस्तक है मनकीब उल असफिया। मनकीब उल असफिया अगर पूछेगा तो मुझे लगता है कि 80% लोग घूम जाएंगे, ठीक है। ये किससे है, ये ज़्यादा फेमस राइटर भी नहीं है, तो ध्यान रखना ये कौन है। इनका नाम था महमूद शाह फिरदौसी। फिरदौसी याद रखना, हजरत महमूद शाह फिरदौसी की बुक है, ठीक है। क्या बुक का नाम है, मन कीब उल असफिया, यानी तुगलक वंश की जानकारी इससे भी मिलता है, ठीक है। अब आते हैं बिहार में क्षेत्रीय राजवंश क्या थे। एक थे कर्नाट वंश, मैंने बताया था तुगलक वाला टाइम में। कर्नाट वंश कहाँ पड़ता है, मिथिला तिरहुत में। शासक, इसका वीवीआई है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। किसने स्थापना किया, तो नानदेव ने। इस नानदेव इस वंश का संस्थापक था, जो 1097 से लेकर के 1147 तक चला था इस वंश। इसकी राजधानी नेपाल के तराई क्षेत्र में सिमरावगढ़ में था, ठीक है। उपाधि क्या था, कर्नाक कुलभूषण इसकी उपाधि था। कुछ इतिहासकार के अनुसार इस वंश की स्थापना पाल शासक रामपाल ने किया था, ठीक है। तो अगर मान लो कि दोनों ऑप्शन में आया और वो ऑप्शन में आया 1 2 वाला करके, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप का करके आया, तो आप दोनों मारोगे, ठीक है। अब आते हैं कि नरसिंह देव। नरसिंह देव इसी शासक के राजा थे। नरसिंह देव के शासनकाल यानी शासक का क्या संघर्ष हुआ, ये बताया जाता है कि इसका संघर्ष सेनों के साथ ज़्यादा रहा। नरसिंह देव का सेनों के साथ, जो बंगाल के शासक थे उन लोग के साथ ज़्यादा इनका संघर्ष रहता है। अब आता है बख्तियार खिलजी का आक्रमण, ठीक है, इन्हीं के समय होता है और दरभंगा तक फैल गया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण नरसिंह देव के साथ इस मतलब समय में ही हुआ था, ठीक है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण। अब आते हैं, इसके बाद एक राजा आते हैं राम सिंह। राम सिंह के समय, इनके समय तिब्बत यात्री आते हैं धर्मस्वामी दरभंगा आए थे। और उन्होंने तुर्क सेनापति तुर्गिल कुर्बान के असफल अभियान की भी जानकारी देता है। तुर्गिल, ठीक है, कुर्बान के असफल अभियान की जानकारी किसने दिया, धर्मस्वामी। कौन थे, तिब्बत यात्री थे। अब एक और आते हैं हरिसेन, जो इम्पोर्टेंट है। हरिसेन 1295 से लेकर के 1325 के बीच में लगभग 30 साल इनका शासक रहता है। इस वंश का अंतिम शासक थे।
ठीक है, सॉरी। इसके दरबार में चंद्रशेखर रहते थे। चंद्रशेखर एक बहुत बड़े राइटर थे, वो रहते थे, जिन्होंने राजनीतिक रत्नाकार, ठीक है, कर्नाट वंश से संबंधित है। इनके एक बुक था राजनीतिक रत्नाकार, जो कर्नाट वंश से संबंधित है। किसका है? चंद्रशेखर का, सॉरी चंदेश्वर का। चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर दूसरे काल में थे, ठीक है, चंदेश्वर का था। अब इसी के समय में क्या होता है कि आपके गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण करता है। किसके समय भाई? तो हरिसेन के समय, ठीक है, आक्रमण करता है, और जिसके कारण हरिसेन नेपाल भाग जाते हैं। हरिसेन एक समाज सुधारक थे, जो पंजी प्रबंधन का विकास किया था। पंजी प्रबंधन होता है कि आप देखते हो मिथिला सब एरिया में, तो जो झा होते हैं ना, पंडित जो झा होते हैं, तो उनके है पूरे कुंडली उंडली, उन्हीं का नहीं बल्कि लगभग सभी लोग का कुंडली तुरयुत का है। कुंडली बनाया गया, तो वंशज बाई वंशज नहीं होता है कि मेरे दादा परदादा इस टाइप के क्या मिलेगा, तो सब का एविडेंस वहाँ मिलता है। मेरे दादा कौन थे, दादा के दादा कौन थे, परदादा कौन थे, इस टाइप के एविडेंस मिलता है। समझ गए? तो कुंडली यानी पंजी प्रबंधन था। अगर कहीं नहीं मिलेगा तो वहाँ अगर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैथिली भाषा के विकास में इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा कर्नाट वंश का। इस वंश के बाद यहाँ उइनवार वंश की स्थापना, मैंने बताया था कि उइनवार वंश की स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ठीक है। तुगलक जब वो किस पे आक्रमण किया था? जो लौट के आ रहा था बंगाल पे, तो उसने आक्रमण किया था, ठीक है। ओहिनवार वंश की स्थापना किया है। समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं कि चेरो वंश क्या होता है। 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि आसपास बिहार के सारण, चंपारण, शाहबाद शाहबाद मुजफ्फरपुर जिले के चेरो वंश का विस्तार हुआ। एक राजनीतिक जनजातीय वंश था। इस वंश का प्रमुख हुआ करते थे मेदिनी राय, जो फेमस है, ठीक है। मेदिनी राय इसके प्रमुख हुआ करते थे। चेरो राजा फूलचंद ने जगदीशपुर में मेला प्रारंभ किया। जो जगदीशपुर के शासक थे, बाद में बने, कौन थे? जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो वहाँ जो फूलचंद ने जगदीशपुर में एक मेला शुभारंभ किए, ठीक है। उज्जैनिया वंश के से संघर्ष इनका रहा, ठीक है। चेरो लोग झारखंड की ओर चले गए। उज्जैनिया वंश से इन लोग का क्या था? संघर्ष होता रहता था, इसीलिए लोग अपने ये पश्चिमी चंपारण और ये से होते हुए आपके छोड़ करके वो चले गए वहाँ पे झारखंड वाले एरिया में। अब आता है उज्जैनिया बंद। उज्जैनिया बंद क्या होता है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मालवा क्षेत्र के परमार शासक जब बिहार की ओर आए, वहां से अपनी जान बचा के, तो उज्जैनीय वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेरों के शासक एक थे, मुकुंद का शासक था यहाँ पे। और क्या होता है कि देवराज ने इस क्षेत्र में भोजपुर नगर की स्थापना करता है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया? तो देवराज ने। देवराज किस वंश से रिलेटेड थे? तो देवराज उज्जैनिया वंश से रिलेटेड थे। समझ गए? उज्जैनिया वंश से। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? बक्सर हो गया, आरा वाला एरिया, डुमरा, भोजपुर, जगदीशपुर, ये सब एरिया में था, ठीक है। समझ गए? प्रमुख शासक कौन थे? संग्राम सिंह थे, और हुंकार सिंह थे, और दुर्लभ देव सिंह थे। ये सब प्रमुख शासक थे, ठीक है। उज्जैनिया वंश। क्वेश्चन पूछेगा जनजातीय वंश कौन था? तो चेरो थे, ठीक है। उज्जैनिया वंश नहीं था। समझ गए ना यहाँ तक? कि कुछ वंशों से उज्जैनिया वंश का झगड़ा होता रहता था। अब आता है बेवनार वंश या बेनवार वंश। 19वीं शताब्दी के आसपास इस वंश का राजा शिव सिंह होते हैं। शिव सिंह इस वंश का एक राजा होते हैं, ठीक है। कौन से वंश के? बेनवार वंश का, ठीक है। शिव सिंह के ही काल में महान मैथिली कवि हुआ करते थे, जिनका नाम था विद्यापति। इंपॉर्टेंट है, विद्यापति किस वंश से रिलेटेड है, किस वंश के शासन काल में थे? तो वेनार वंश या बेनियार वंश। समझ गए? यहाँ पे चेर या आपके कर्नाट वंश नहीं मारना है, ठीक है। अनेक काव्य की रचना किया था। उनकी रचना में क्या था? एक था कीर्ति कला, ठीक है। कीर्ति कला राजा कीर्ति सिंह से संबंधित है। कीर्ति पताका है, वाक्यवली है, दुर्भाग्य भक्ति तरंगिणी है, इस टाइप के, ठीक है। दुर्भाग्य भक्ति तरंगिणी है, ठीक है। अब एक और शासक थे, नुहानी वंश आता है। नुहानी वंश 1495-96 में आता है। सिकंदर लोधी के द्वारा जैनपुर में क्या होता है कि जौनपुर के सरकी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने जैनपुर के जो सरकी वंश के शासक था हुसैन शाह को पराजित करता है। अब बिहार के क्षेत्र का प्रमुख किसको बना देता है? दरिया खान नुहानी को। बिहार के क्षेत्र का दरिया खान नुहानी को क्या बना देता है? प्रमुख बना देता है। इन्हीं का एक बेटा होता है, ठीक है। इनका बेटा यानी उनका पुत्र होता है, जिनका नाम है बहार खान नुहानी। बहार, ठीक है। बहार खान नुहानी किसका बेटा था? तो दरिया खान नुहानी के। दरिया खान नुहानी कौन थे भाई? तो आपके कौन थे?
सिकंदर लोदी जो अटैक किया था ना जौनपुर के सरकी राजा वंश को हराया था, हुसैन को पराजित करने के बाद इस क्षेत्र का प्रमुख बना देता है आपके दरिया खान रूहानी, और उन्हीं के बेटा हुए थे बहार खान रूहानी, बिहार का सूबेदार बन जाते हैं। समझ गए, इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि 1526 में जब पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी के पराजित पर बहार खान लोहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी की उपाधि धारण की तथा नूहानी वंश की स्थापना की। जब देखा बहार खान नूहानी ने कि क्या होता है कि यहाँ पे आपके कौन थे, उनका नाम था इब्राहिम लोदी, यानी लोदी डायनेस्टी जब खत्म हो गया तो ये अपने आप को शासक घोषित कर लिया, यानी नूहानी वंश की स्थापना कर देता बहार खान नूहानी ने। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कि सूर वंश आते हैं, शेर शाह सूरी थे, 1540 से 45 वर्ष तक रहते हैं, 5 साल रहते हैं। इनका जन्म होता है 1400 आपके लगभग 86 में। जन्म स्थान नौरनौल हरियाणा, कुछ इतिहासकारों द्वारा जन्म स्थान सासाराम में बताया जाता है। बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खां था। हसन खां पहली पत्नी के पुत्र थे। प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर के बिहार में होता है। हसन खां को जमाल खां जौनपुर के सूबेदार थे, और यानी मैंने बताया कि जो हसन खां इनके फादर थे, ठीक है, तो जमाल खां जो जौनपुर के सूबेदार थे, ठीक है, नौकरी मिल गई और आगे जाकर हसन खां इस समय का तक जौनपुर के जागीरदार बन जाते हैं और बाद में सासाराम का जागीरदार बन जाते हैं। ठीक है, इनके फादर। शेर खां की प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में होती है। शेर खां की प्रारंभिक शिक्षा जो कहाँ हुआ था, तो जौनपुर में हुआ था। समझ गए, जौनपुर। अब आते हैं कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जो मुगलों का साथ लड़े थे चंदेरी के युद्ध में। 29 में घाघरा का युद्ध होता है, जो मोहम्मद लोदी के अफगानों के साथ लड़े थे। ठीक है, मैंने 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, मुगलों के साथ लड़े थे शेरशाह। और अगले साल जब घाघरा का युद्ध हुआ ना, तो वहां पे लोदियों के साथ मिलकर, मोहम्मद लोदी के साथ मिलकर, अफगानों के साथ मिलकर के लड़े थे, यानी मुगल के विरुद्ध लड़े थे। 1500 क्या होता है 32 में देवराई का लड़ाई होता है युद्ध के साथ। ठीक है, एक किसके साथ होता है, अफगानों के साथ होता है। बहार खान लोहानी ने ही फरीद को शेर खां की उपाधि दिया था। बहार खान लोहानी, मैंने बताया ना, बहार खान लोहानी वही था ना, बहार खान लोहानी जो नूहानी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, लोदी वंश के खत्म होने के बाद। क्लियर, यहाँ तो समझ गए। तो उन्हीं के दरबार में इनके फादर रहते थे। ठीक है, हसन खां वो वहाँ पे बाद में फिर जमींदार बन गए और फिर उनके जगह पे ये रहने लगे। ठीक है, तो बहार खान लोहानी ने शेर खां को बहार खान लोहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दिया। तो एक्चुअली हुआ क्या था, बहार खान लोहानी यानी मोहम्मद शाह के मरने के बाद शेर खां को उनके पुत्र जलाल खां के संरक्षण दे दिया गया, यानी जलाल खां की रक्षा करने में शेर शाह आपके लग गए। शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनने के बाद हरजत आला की उपाधि लेते हैं शेर खां। ठीक है, जिसको शेरशाह सूरी कहा जाता है। समझ गए। अब आते हैं इनसे संबंधित प्रमुख युद्ध कौन से होता है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह बंगाल की सेना को पराजित किया, और इस युद्ध के बाद शेर शाह की क्या होता है, प्रसिद्धि मिल जाती है। 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध होता है पहले। चुनार का युद्ध होता है, ठीक है, तो ये होता है 37 में। हुमायूं द्वारा शेर खां को चेतावनी देकर छोड़ दी जाती है। इसमें शेर खां हार रहा था। ठीक है, इस समय उन्होंने मलिका के साथ विवाह किया और विवाह से उनको काफी धन मिला था शेरशाह को। अब आता है चौसा का युद्ध, याद रखना 26 जून 1539 को होता है। बिहार के बक्सर जो जिला है वहाँ पे चौसा जगह है, जो कर्मनाशा रिवर और गंगा रिवर के संगम पे एक युद्ध होता है चौसा पे। ठीक है, तो 26 जून याद रखना ना, 26 जून 1539 में होता है चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा जाता है। इसमें शेर शाह विजय हो जाता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह शेर खां की उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन पूछेगा शेर खां की उपाधि किसने कब धारण किया, तो आपका चौसा का युद्ध जीतने के बाद। कहीं कहीं लिख देगा कि जब शेर शाह को उपाधि मिल गया, शेर खां की उपाधि मिल गया शेर मारने के बाद, ठीक है, हसन खां ने दे दिया, तो वहीं पर धारण कर लिया, नहीं, ठीक है, वहीं पर धारण नहीं किया। बाद में जो चौसा के युद्ध लड़ जाते हैं उसके बाद इन्होंने हासिल करते हैं। ठीक है, हुमायूं इसमें घायल हो जाता है और गंगा
पार करके भाग जाता है। निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाता है। निजाम नामक एक भिश्ती यानी मछुआरा ने उनकी जान बचाता है। ठीक है, वही बाद में क्या होता है, जब लौट के आते हैं ना तो एक दिन का राजा बनाते हैं उनको, ठीक है, जान बचाने के लिए। समझ गए। अब आते हैं बिलग्राम की लड़ाई होता है, कनौज का युद्ध होता है 17 मई 1540 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में। हुमायूं पराजित हो जाता है और सूर वंश की स्थापना हो जाती है। हुमायूं खत्म, दिल्ली छोड़ के भाग जाता है, अफगानिस्तान भाग जाता है। इस तरह क्या होता है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान आपके शासक बन जाता है लोधी के बाद। ठीक है, अब आता है कि शेर शाह का अभियान क्या होता है। मालवा का अभियान 1542 में होता है। मालवा का अभियान जब होता है तो इसके सूबेदार हुआ करते थे मल्लू खां। मल्लू खां ने कादिर शाह की उपाधि धारण किया तथा खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। ठीक है, इसी अभियान के दौरान शेर शाह ने पूरनमल को पराजित कर ग्वालियर किले पर अधिकार कर लेता है। ग्वालियर किले पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। समझ गए, किसने, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, अब आता है रायसीना का अभियान, ये ध्यान रखना 43 में होता है। शासक पूरनमल, यही मैंने बताया था, पूरनमल था। वही पूरनमल, अभी मैंने बताया ना कि अभियान के दौरान पूरनमल को पराजित कर ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया जाता है, तो रायसीना का भी शासक पूरनमल ही था। ठीक है, अब क्या होता है, विश्वासघात के तहत शेर शाह ने पूरनमल को मार देता है। विश्वासघात करता है, उनको मार देता है। यह अभियान शेर शाह की व्यक्तित्व का काला धब्बा माना जाता है, यानी विश्वास कोई किया उसको मार दिया आपने। ठीक है, जैसे भरत तिवारी का हुआ। ठीक है, अब आता है सिंह और मुल्तान वाला। हैबत खां के नेतृत्व में इस क्षेत्र में हुए विद्रोह को दबाया गया। ठीक है, हैबत खां के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ कब, आपके बक्सू खां और फतेह खां ने विद्रोह शुरू किया। मारवाड़ का अभियान 44 में होता है। यहाँ के शासक मालदेव था। ठीक है, भल नामक स्थान पर दोनों सेनाएं संघर्ष करती है। मालदेव का पीछा करते हुए शेरशाह ने अजमेर और जोधपुर नागौर क्षेत्र को जीत लेते हैं। मारवाड़ युद्ध के संबंध में शेरशाह बताते हैं कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली खो देता, वो लौट के आ जाता है। ठीक है, यानी बाजरा ने राजस्थान को जीतने के चक्कर में दिल्ली खो देते हैं। समझ गए। तो क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध के बाद बोले थे, तो मारवाड़ के युद्ध। ठीक है, अब आता है कालिंजर के युद्ध होता है 22 मई, याद रखना, जो डेट लिखा है 22 मई याद रखना है, 1500 आपके 45 में। कीरत सिंह होता है राजा, उससे लड़ाई होती है 22 मई 1545 के अभियान के दौरान बारूद फटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली क्या हुआ कि शेर शाह सूरी इधर साइड से बम फेंकते हैं, उसके दीवार बहुत तगड़ा था। अब क्या होता है कि वहां पे बम लगता है, अब बम वहां फटता नहीं, रिटर्न आके गिर जाता है इन्हीं के पास पड़ जाता है, तीनी का हो जाता है स्वाहा। ठीक है, समझ गए, कॉमेडी हो गया इनके साथ। अब शेर शाह की उत्तराधिकारी क्या होता है, आदिल शाह बनते हैं उनका बड़ा बेटा, और जलाल खान छोटा बनता, और इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है जलाल खान। शेर शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखा जाए तो 1541 में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाते हैं। शेर शाह ने भूमि मापने के प्रयोग अंक 32 अंकों का किया, जिसे सिकंदरी गज या सन की डंडी के माध्यम से भी नापा जाता है, अभी भी नापा जाता था। ठीक है, जरीब कहा जाता है। मुल्तान को छोड़कर शेरशाह लगभग सभी जगहों से राजस्व वसूले थे। मुल्तान से 1/4 यानी 25% और बाकी जगह पे 33%। जब्ती प्रणाली भूराजस्व पद्धति का जन्मदाता शेरशाह ने किया था, परंतु अकबर के काल में यह प्रणाली ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इतिहासकार कहीं कहीं इनको जन्मदाता अकबर को मानते हैं। लेकिन अगर अकबर और शेरशाह दोनों आ जाता है तो आप शेरशाह को मारोगे। समझ गए, शेरशाह किस चीज़ का, तो जब्ती प्रणाली वाला, भू राजस्व पद्धति वाला जो स्टार्ट किया था शेरशाह ने उत्तरापथ सड़क जीटीबी रोड की स्थापना किया था कलकत्ता से लाहौर तक। ठीक है, जीटीबी रोड की स्थापना कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक किया था शेरशाह ने, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड को सड़क ए आजम या शाह ए आजम बादशाही सड़क भी कहा जाता है। ठीक है, शेरशाह ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्कों के रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहते थे। ठीक है, रुपया यानी चांदी के सिक्के की वैल्यू होता था 178 ग्रेन और दाम के होते थे 380 ग्रेन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, आप पीवाई के देख लेना। ठीक है, शेरशाह ने कई सरायों का निर्माण कराया। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना में एक दूर का निर्माण कराया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया और किला ए कुन्हा दिल्ली के आपके किला का निर्माण कराया था। किला ए कुन्हा दिल्ली का जो है ना, तो इसने ही निर्माण कराया था। ठीक है, पुराना किला जो है ना दिल्ली का
निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाएंगे यहाँ पे 50% बच्चे कि पुराना किला शाहजहाँ ने कराया था। नहीं, पुराना किला, लाल किला शाहजहाँ ने कराया था, पुराना किला शेरशाह सूरी ने कराया था दिल्ली का। ठीक है, अब आता है शेरशाह का मकबरा कहाँ बना? सासाराम में। अष्टकोणीय है, समझ गए ना? शेरशाह का जो मकबरा है वो अष्टकोणीय है। ठीक है, यहाँ पे देख लो फोटो में, अष्टकोणीय है। बलुआ पत्थर का निर्माण से के द्वारा बनाया गया, बलुआ पत्थर से। इसके हाइट बोला जाती है 122 फीट है। निर्माण पूर्व कब हुआ? 16 अगस्त आपके 1545 में। तो वास्तुकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवाद खान थे वास्तुकार। ठीक है, अब क्या होता है, इंडो इस्लामिक पद्धति से इसको बनाया गया है। शेरशाह के बाद इस्लाम खान ने इसे पूरा करता है और इसे दूसरा ताज भी कहा जाता है। शेरशाह के अतिरिक्त इसके वंशजों को भी यहाँ दफनाया गया है। यहाँ तक समझ गए? अगर यार समझ में आ रहा है, देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।